मोशन है। तो उसमें लास्ट टाइम हमने देखा स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन देखा, उसके टाइप्स देखे, ग्राफ्स देखे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखे। सो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। सो पहले ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने का व्हाट इज सर्कुलर मोशन। सो सर्कुलर मोशन क्या है? इन शॉर्ट, इफ आपके पास कोई सर्कुलर पाथ है, फॉर एग्जांपल आप कोई पॉन्ड वगैरह और तालाब वगैरह के पास जाते हैं, उसके चारों ओर ऐसा चक्र की तरह बना रहता है, ओके, सर्कुलर पाथ टाइप बना रहता है, ओके, फॉर एग्जांपल लाइक गार्डन टाइप। सो सर्कुलर पाथ पे यदि आप ट्रेवल करते हो देन आपके मोशन को क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। दूसरा एग्जांपल क्या मैं दे सकता हूँ, आपके जो प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में, जो प्लैनेट्स है, सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं? सन के चारों ओर क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। तो उनका मोशन भी क्या है? सर्कुलर मोशन। सो व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट revolves or whenever an object covers some path along a circular path, then its motion is called circular motion, or motion of an object along a circular path. पाथ क्या होना चाहिए? सर्कुलर होना चाहिए, ठीक है। तो उस आपके मोशन को क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन, ठीक है। और एग्जांपल क्या दूं, आपका जो मून है, मून क्या है? अर्थ के चारों ओर क्या करता है? रिवॉल्व करता है, तो उसका मोशन भी क्या है? सर्कुलर मोशन। मून बोला या और अदर सैटेलाइट्स, बहुत सारे सैटेलाइट्स है ना अर्थ के इधर, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम लोग एवरी ईयर कुछ ना कुछ तो भेजते रहते हैं, ठीक है। और एग्जांपल क्या है, आप मेले वगैरह में जाते हैं तो आपका मेरी गो राउंड देखा रहेगा, वो घोड़े टाइप होता है मेरी गो राउंड, जो हॉरिजॉन्टल मोशन कराते हैं, जॉइंट व्हील, ओके, जॉइंट व्हील जो रहता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल क्या है? सर्कुलर मोशन के, ठीक है। अभी आपको ये जो टॉपिक है बहुत शॉर्ट में दिया है, 10th में भी ये टॉपिक है, बट यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है फॉर एग्जांपल सो दैट आपको आइडिया है व्हाट इज सर्कुलर मोशन। सो सर्कुलर मोशन क्या है? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कुलर पाथ, ठीक है। आपका और एग्जांपल क्या दे सकते हैं? आपका घड़ी रहता है, घड़ी का जो टिप है, ओनली टिप, पूरा घड़ी का वो काटा नहीं, ओके, पूरा हैंड नहीं, ठीक है। सो ओनली द टिप ऑफ सेकंड हैंड और मिनट हैंड और हावर हैंड, उनका जो टिप है उसको केवल कंसीडर किया, देन इट इज सर्कुलर मोशन। पूरा बॉडी कंसीडर कर लिया वो हावर हैंड का, देन वो अलग अलग टाइप हो जाता है, रोटेशनल मोशन हो जाता है, ठीक है। सो मोशन ऑफ टिप ऑफ सेकंड हैंड, मिनट हैंड इन हावर हैंड इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? इफ आपका जो मोशन है, ठीक है, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ होगा। फॉर एग्जांपल घड़ी क्या है? आपका एक कांस्टेंट स्पीड से घूमती है ना, उसके कांटे जो भी है, मिनट हैंड, हावर हैंड और सेकंड हैंड, वो जो है उनके कांस्टेंट स्पीड है। ऐसा कि नहीं समटाइम्स थोड़ा धीरे चलती है फिर फटाफट, ओके। तो वॉच में जो भी आपका सेकंड हैंड, मिनट हैंड, हावर हैंड है, तो उनका स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। इवन जो अर्थ है, अर्थ के अराउंड जो रिवॉल्व करता है तो भी कांस्टेंट स्पीड से करता है। यदि कांस्टेंट स्पीड से नहीं रिवॉल्व करेगा तो हमको भी यहाँ पे कैसा रहेगा? धक्का फील होगा, ओके, समझा? तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with constant speed along a circular path is called uniform circular motion, ठीक है। motion of an object along circular path is called circular motion, but motion with circular motion with constant speed is called uniform circular motion, ठीक है। आपको मैंने एग्जांपल दे दिया, आपकी घड़ी में जो भी आपके हावर एंड, सेकंड एंड, मिनट एंड का स्पीड कांस्टेंट होता है, इसलिए उनके टिप बोलने का केवल टिप, पूरा सेकंड हैंड नहीं, ये टिप मेंशन करना जरूरी है कि आपने सेकंड हैंड लिखा तो वो रोटेशनल मोशन का पार्ट हो जाता है, और रोटेशनल मोशन अभी हमको पढ़ना नहीं है, ठीक है। सो ओनली टिप ऑफ सेकंड, मिनट एंड हावर हैंड, और कोई भी आप एग्जांपल दो कि हाँ ये तीनों में से मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, मोशन ऑफ मून एंड सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ, ये सब का मोशन क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। अभी एक चीज, ठीक है, सर्कुलर मोशन में एक चीज जो है सब लोग ध्यान रखो, आपका एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, आपका एक ऑब्जेक्ट है वो रिवॉल्व कर रहा है, तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन आपका क्या आएगा? अभी स्पीड हो गया, वेलोसिटी, इस पॉइंट पे आपने स्टैंड किए हो सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे आपका स्पीड का डायरेक्शन इधर रहेगा। अभी आप इस पॉइंट पे खड़े हो, पॉइंट ए था और पोजीशन ए, अभी आप पोजीशन बी पे खड़े हो, ठीक है, और आप मोशन कैसा कर रहे हो? इस मोशन को क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि आपका जो घड़ी का जो भी कांटे रहते हैं वो क्लॉकवाइज जाता है, ऐसा जाता है, आप इस तरह मोशन कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज। तो इस पॉइंट पे आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर रहेगा? इधर। अभी आप इस पॉइंट पे खड़े होंगे, अभी आप आगे जाने वाले हो, बट इस पोजीशन पे आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर रहेगा? इधर। सो इन सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉर्मल सर्कुलर मोशन में बोला, इन सर्कुलर मोशन क्या होता है?
और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये मेन पॉइंट है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट, चेंजेस एट एवरी पॉइंट, ठीक है। हर पॉइंट पे आपका डायरेक्शन देखो डिफरेंट है ना, पॉइंट डी, यहाँ पे इस पॉइंट सी था, पॉइंट डी लिया, इस पॉइंट पे आपका डायरेक्शन ये डायरेक्शन में आएगा। सो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वेलोसिटी के 3 रीजन होते चेंज होने के, डायरेक्शन चेंज हो रहा है बट स्पीड कांस्टेंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को शॉर्ट में यूसीएम भी बोलते हैं, यानी स्पीड क्या है आपका कांस्टेंट है, ठीक है, बट आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होती है वो क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन, बिकॉज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट और एवरी पोजीशन ऑन सर्कुलर पाथ, hence it is called accelerated motion, but speed constant रहता है, ठीक है। ये ध्यान में रखो, सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन बोला, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन मैंने बताया, why uniform circular motion is called accelerated motion, because direction of velocity changes at every point on circular path, speed constant रहता है but velocity constant नहीं रहता, ठीक है। नेक्स्ट मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। अभी एक राउंड में ये सर्कुलर पाथ है, इसमें आप इस पॉइंट ए से स्टार्ट किए, आपने एक राउंड कंप्लीट किया, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो गया आपका, एक राउंड कंप्लीट किया, पॉइंट ए से आपने मोशन स्टार्ट किया और ए पे आए, तो पूरा डिस्टेंस का, डिस्टेंस क्या होता है, नॉर्मल लेंथ ऑफ पाथ है, उसको डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता, तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ क्या होगा, टोटल सरकमफरेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, सरकमफरेंस ऑफ सर्कुलर पाथ। यदि इसका रेडियस r है, सरकमफरेंस समझता है ना सबको, ये पूरा लेंथ ऑफ सर्कल कितना होता है 2 पाई r, ठीक है। अभी मुझे ये एक राउंड कंप्लीट करने का जो टाइम है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन राउंड इज कॉल्ड टाइम पीरियड और पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल T से डिनोट करते हैं टाइम पीरियड। ये क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन और वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर पाथ is called टाइम पीरियड और पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो टाइम, अभी देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अभी आपका स्पीड क्या है, v है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस यदि आपका 2 पाई है, यदि आप डिस्टेंस 2 पाई कवर कर रहे हो, मतलब पूरा राउंड सर्कुलर पाथ तक कवर कर रहे हो, तब आपका टाइम क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, v इक्वल टू 2 पाई r अपॉन t, और t को यहाँ पे क्या क्या क्रॉस मल्टी इंटरचेंज किया, t इधर डाला v इधर डाला, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई r अपॉन v। t क्या है आपका टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर पाथ, r क्या है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, v क्या है आपका स्पीड, ओके। ये सब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहता है बट वेलोसिटी चेंज होता रहता है, क्यों, क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट है, हेंस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। सो आपका ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सब टॉपिक भी हो गया, सब डेफिनेशन ध्यान में रखो, और जो जो भी मैंने बताया फॉर्मूले वगैरह वो ध्यान में रखो। ये आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो यहाँ पे टोटल 3 लॉज हमको पढ़ने हैं, ओके। सो बिफोर स्टार्टिंग द लॉज ऑफ मोशन, सो आपको कुछ टर्म्स भी है, लाइक बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। सो बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स में कैसे आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपने टग ऑफ वॉर एक क्या है गेम है, मतलब उसमें कैसे रहता है, एक थ्रेड, एक रस्सी रहता है और दोनों साइड लोग खड़े रहते हैं और रस्सी से खींचते हैं, मतलब उस रस्सी को पकड़ खींचते हैं। तो ये आपने गेम खेला भी रहेगा, जिस साइड ज़्यादा लोग रहते हैं और ज़्यादा फोर्स वाले लोग रहते हैं, उस साइड कैसे रहता है, फोर्स बैलेंस होता है, उस साइड वाले जीत जाते हैं जिनका फोर्स ज़्यादा रहेगा, ठीक है। मतलब 10 आदमी इधर से रस्सी खींच रहे, 10 आदमी इधर से खींच रहे, तो उस रस्सी में उसमें पता चलता है कि साइड के लोगों का फोर्स ज़्यादा अप्लाई करें, दोनों साइड का फोर्स इक्वल रहेगा, तो मतलब जो रस्सी क्या ना तो इधर जाएगी ना उधर जाएगी, सेंटर पे रहेगी, तो उसको उस टाइम पे जब दोनों साइड का फोर्स इक्वल रहेगा, देन इट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स, ठीक है। यदि
रस्सी शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, लाइक ए साइड इज ज्यादा शिफ्ट हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स, बिकॉज फोर्स ऑफ दिस साइड इज ग्रेटर देन दिस साइड, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, आप कोई भी एक पॉकेट है आपका, प्लास्टिक का थैली वगैरह है, आपने उसमें सामान लिया है, ठीक है, आप उसमें नॉर्मल पॉकेट जो भी है आपका, ये सब्जी लाने के लिए जो भी पॉकेट रहता है उसमें आप सामान भरते हो, ठीक है, तो समटाइम्स आप सामान बहुत ज्यादा भर देते हो, तो उसका जो ये रहता है पकड़ने का जो पार्ट रहता है वो टूट जाता है, क्यों? बिकॉज वो फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है, ठीक है, समझा क्या? तो जब तक उसने पकड़ के रखा है, मतलब जब तक वो ब्रेक टूटा नहीं है उसका जो भी पकड़ने का पार्ट है, ठीक है, तब तक वो क्या है आपका बैलेंस फोर्स है, ठीक है, बट एक लिमिट होता है उसका भी फोर्स हैंडल करने का, वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। सो ये होते हैं बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। दूसरा एग्जांपल मैं क्या दूंगा, कोई भी चीज है हम उसे तोड़ने का ट्राई कर रहे हैं, लाइक उस पे हम लोग एक हैमर से मार रहे हैं, ठीक है, तो जब तक वो चीज टूट नहीं रही है, मतलब आप हैमर का जो फोर्स है और वो जो मतलब फॉर एग्जांपल वुडन है, वो उस फोर्स को जो बियर कर रहा है, ओके, बियर करने का जो फोर्स है, हैंडल करने का जो फोर्स उसका है, वो क्या दोनों इक्वल है, टूट गया मतलब जो हैमर का फोर्स इज ग्रेटर देन उसका फोर्स हैंडल करने का क्या बोलते हैं उसका लिमिटेशन, ठीक है। सो ये सब बैलेंस फोर्स है। बैलेंस फोर्स मतलब जब दोनों साइड से फोर्स क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, देन इट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। फोर्स अनइक्वल रहेगा, देन इट इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। बट ध्यान में रखो, इस कॉन्सेप्ट में आपको दो फोर्स का तो जरूरत रहेगा ही, अदरवाइज आप कैसे बोलोगे बैलेंस फोर्स है क्या अनबैलेंस फोर्स, ठीक है, समझा क्या? फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी, ये मैंने मार्कर लिया हैंड में, इसको मुझे धक्का देना है, ये मोशन कर रहा है, क्यों? मोशन कब पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ अनबैलेंस फोर्स। यदि मैं यहाँ से इसको धक्का मार रहा हूँ, इस मार्कर को इधर से धक्का मार रहा हूँ, और इधर से भी मैं यहाँ से भी धक्का मार रहा हूँ, यहाँ से भी, ये दोनों साइड से फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या होगा, मोशन नहीं करेगा। बट एक साइड से मैंने फोर्स लगाया तो ये क्या होगा, मोशन करेगा, ठीक है, समझा गया कॉन्सेप्ट? यदि मैंने दोनों साइड से फोर्स लगाया और दोनों साइड का फोर्स इक्वल है तो बैलेंस है। यदि ये साइड का फोर्स ज्यादा है, इस साइड का फोर्स कम है तो मोशन हुआ, देखो। सो अनबैलेंस फोर्स जब भी रहेगा तो मोशन होता है, बैलेंस फोर्स रहेगा तो मोशन नहीं होता, ठीक है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखते हैं। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है न्यूटन का? इफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बोला मतलब लिविंग हो सकता है, नॉन लिविंग, मैं फॉर एग्जांपल मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूं, बट मैं लिविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो इफ एन ऑब्जेक्ट रेस्ट है, ओके, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन, ओके, और इट इज इन मोशन, ओके, सो जब तक वो रेस्ट है तब तक, जब तक वो रेस्ट है, रेस्ट ही रहेगा, मोशन में रहेगा तो मोशन में ही रहेगा, ओके। बट ये स्टेट कब चेंज होगा उसका, जब बाहर से मैं उस पर एक अनइक्वल बैलेंस फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, समझा क्या? पहले हमने बैलेंस अनबैलेंस फोर्स समझा क्या होता है। सो बैलेंस फोर्स रहता है तो मोशन नहीं होता है, अनबैलेंस फोर्स रहता है तो मोशन होता है। अभी लॉ क्या बोलता है? इफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट अ रेस्ट, ओके, इट विल रिमेन इन अ रेस्ट पोजीशन। इफ इट इज इन मोशन देन इट विल रिमेन इन मोशन, बट कब तक? until an external unbalanced force applied on it। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट है, वो रेस्ट ही रहेगा जब तक मैं उस पर एक जगह फोर्स नहीं अप्लाई करूंगा, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, फॉर एग्जांपल कार है, मोशन में है, मोशन में ही रहेगा जब तक आप उस पर ब्रेक नहीं लगाओगे। ब्रेक लगा रहे हो मतलब एक फोर्स लगा रहे हो ना, अनबैलेंस फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो ब्रेक लगा रहे हैं फोर्स, जब तक आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगाओगे तो उसका जो भी स्टेट है, आइदर वो स्टेट ऑफ रेस्ट है और स्टेट ऑफ मोशन है, वो उसी स्टेट में रहेगा। स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट चेंज करने के लिए, और कंडीशन स्टेट ऑफ रेस्ट होता है और स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। स्टेट चेंज करने के लिए हमको एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ता है। सो दिस न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट then it will remain in rest। मोशन में है, if it is in motion then it will remain in motion। कब? until मतलब जब तक, until an external unbalanced force is applied on it, ठीक है। जब तक मैं एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक वो ऑब्जेक्ट
सेम स्टेट में ही रहेगा, आइदर वो रेस्ट है तो रेस्ट ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, ठीक है। उसका स्टेट चेंज नहीं होगा, फोर्स लगाऊंगा तभी उसका स्टेट चेंज होगा, स्टेट चेंज होगा मतलब रेस्ट है तो मोशन में हो जाएगा, मोशन है तो रेस्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसका फर्स्ट लॉ मोशन। सो यहाँ पे फर्स्ट लॉ मोशन के लिए एक टर्म है इनर्शिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोई भी रेस्ट क्यों रहती है, क्योंकि उसका कुछ मास रहता है ना, ठीक है। अभी कैसा रहता है कि एक 20 kg का वेट है, ठीक है, वो कैसे कि एक जगह लाके रख दिया तो वो क्या उस जगह पे रहेगा ही जब तक उस पे कोई उसे फोर्स ना लगाए, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे वो रेस्ट क्यों है, बिकॉज ऑफ इट्स मास। सो इनर्शिया क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, property of an object to resist, to oppose motion, to oppose the change in its state। मतलब वो जिस स्टेट में है, आइदर वो रेस्ट है और स्टेट ऑफ मोशन में, तो उस ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर्टी है कि उसको मोशन में चेंज करने और उसको उसका जो स्टेट चेंज करने के लिए, रेस्ट से मोशन में कन्वर्ट करने के लिए और मोशन में तो रेस्ट करने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ता है, वो ऑब्जेक्ट खुद से नहीं कर पा रहा है ना, ठीक है। तो ये जो मोशन, ये जो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया, ओके। सो क्या डेफिनेशन है, प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज द चेंज इन स्टेट, ओके, और टू मेंटेन इट्स स्टेट, अपना जो करंट सिचुएशन है, करंट स्टेट, उसको बनाए रखने का जो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट का, उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया, ठीक है। अब इनर्शिया को अपोज करने के लिए इसलिए हमको बाहर से क्या लगाना पड़ता है, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। एग्जांपल क्या दिया मैंने, 20 kg का वेट रखा है, उसको जहां पे रख दो वहीं पे रखा रहेगा जब तक मैं उसको बाहर से कोई एक फोर्स लगा के उसका पोजीशन चेंज ना करो, अदरवाइज वो वहां का वहीं पड़ा रहेगा। तो उसका जो प्रॉपर्टी है टू मेंटेन इट्स स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया, ठीक है। इसका इनर्शिया का ज्यादा फील हम कब करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई भी कार वगैरह या बस में बैठे रहते हो, यदि बस या कार यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तब आपको उतना कैसे धक्का वगैरह फील नहीं होता। जहाँ कार और बस में आप बैठे हो, स्टॉप करते हैं तो देखो आपका जो ऊपर का पार्ट है, ऊपर का पोर्शन ऐसे आगे की ओर झुकता है, यदि स्पीड बढ़ाया तो पीछे की ओर जाता है, ठीक है। तो ये सब इनर्शिया है, क्योंकि जब भी आप एक्सेलरेट करते हो तब आप फोर्स लगाते हो, और जब भी आपका वेलोसिटी चेंज होता है और स्पीड चेंज होता है तब आप फोर्स लगाते हो। आइदर स्पीड कम हो रहा है तो फोर्स क्या है, उसको रोकने का है, ठीक है। सो जब भी एक्सेलरेशन होता है फोर्स अप्लाइड होता है, ठीक है। और जब भी फोर्स अप्लाइड होगा आपका इनर्शिया क्या होगा, उस टाइम पे इनर्शिया क्या करेंगे हम लोग, फील करते हैं, ठीक है। सो इनर्शिया क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट, और यहाँ पे ये इनर्शिया क्या होता है, मास। मोर इम्पोर्टेंट, इनर्शिया क्या है, मास ज्यादा रहेगा तो बॉडी अपना स्टेट बहुत देर तक मेंटेन करके रख सकता है। सो इनर्शिया इज नथिंग बट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो फर्स्ट लॉ क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट कंडीशन देन इट विल रिमेन इन रेस्ट, इफ इट इज इन मोशन देन इट विल रिमेन इन मोशन। कब तक, जब तक उस पे एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे ये लॉ इस बेस पे इनर्शिया का डेफिनेशन, और इनर्शिया क्या होता है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो बिफोर दिस लॉ हमको एक टर्म पढ़ना है, मोमेंटम। ये न्यू फिजिकल क्वांटिटी है मोमेंटम, इसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल p, ठीक है। सो मोमेंटम क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है। अभी जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो केवल कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है उसी से रिलेटेड है, रेस्ट का कुछ यहाँ पे टॉपिक नहीं है, ठीक है। सो मोमेंटम क्या है, इफ ए ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इफेक्ट ऑफ मोशन डिपेंड करता है उसके मास पे और उसके वेलोसिटी पे, ठीक है। सो मास और वेलोसिटी ये दोनों को आपने कंबाइन कर दिया, देन आपको क्या मिलता है, मोमेंटम। सो मोमेंटम इज स्मॉल p सिंबल है, इसका स्मॉल p सिंबल रहता है, मास इनटू वेलोसिटी, और इसका फॉर्मूला क्या हो गया, p इक्वल टू m इनटू v, ठीक है। एग्जांपल मैं देता हूँ, आपके पास एक टेनिस बॉल है, एक डबल टेनिस बॉल है,
दोनों बॉल ओके, और आप कैच खेल रहे हो, आपका जो सिंगल टेनिस बॉल रहता है वो कैसे आप कितने भी स्पीड से फेंको आपको लगता नहीं जोर से, बट डबल टेनिस बॉल थोड़ा कैसे उसका वेट ज्यादा रहता है, आप उसको फेंक के मारोगे, आप कैच लेते तो आपको हाथ में लगता है वो, ठीक है। क्यों? बिकॉज उसका मास ज्यादा है, ठीक है। मास ज्यादा रहेगा तो कैसे रहेगा, हमको ज्यादा उसका इफेक्ट पड़ेगा। सो इफेक्ट ऑफ मोशन डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। मास ज्यादा रहेगा, वेलोसिटी ज्यादा रहेगा, तो मोमेंटम और इफेक्ट ऑफ मोशन, इसको क्या बोलते हैं? मोमेंटम इज नथिंग बट द इफेक्ट ऑफ मोशन। इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यूनिट क्या आएगा? मास का यूनिट केजी होता है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड। सीजीएस क्या होगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, सो मोमेंटम आपको समझ गया, इट इज द इफेक्ट ऑफ मोशन, मास एंड वेलोसिटी। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? कोई भी ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ क्या बोला मैंने? चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है, ये आधा ही है। ओके, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड दिस चेंज अकर्स इन अ डायरेक्शन इन विच फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, मूवमेंट कर रहा है, मोशन कर रहा है, मैंने इस पे फोर्स लगाया, फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, तो फोर्स लगाऊंगा तो उसका स्पीड और बढ़ेगा, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी बढ़ेगा ना, एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, मैंने और उसको धक्का दिया तो और ज्यादा वेलोसिटी से जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम भी चेंज होगा, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली, मोमेंटम में डायरेक्टली वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो मोमेंटम भी चेंज होगा। तो चेंज इन मोमेंटम, रेट बोला, वर्ड रेट बोला मतलब डिनोमिनेटर में क्या है? टाइम है, ठीक है। और मैं ये ऑब्जेक्ट मोशन में इस साइड, मैंने इस पे फोर्स लगाया तो और ज्यादा मोशन स्पीड, मोशन वेलोसिटी से जाएगा, ठीक है। तो इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, बट इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया तो इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में ही चेंज होगा। सो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। आप जितना फोर्स लगाओगे उसका मोमेंटम उतना ही चेंज होगा, क्योंकि उतना ही आपका वेलोसिटी बढ़ेगा, उतना ही आपका मोमेंटम चेंज होगा। और जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में ही आपका मोमेंटम भी चेंज होगा, ठीक है। सो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड दिस चेंज occurs in a direction in which force is applied, ठीक है। सो मोमेंटम का फॉर्मूला, डेफिनेशन, मोमेंट वेलोसिटी क्या है आपका? वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मोमेंटम भी क्या है आपका? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे एक साइंटिफिक इसका ये भी है कैलकुलेशन, क्या बोला है? चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u था, फाइनल वेलोसिटी v है, तो इनिशियल मास तो चेंज नहीं होगा, तो आपका जो इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा? मास इनटू u। न्यू मोमेंटम आपने फोर्स क्या लगाया है? F, फोर्स F लगाया तो आपका वेलोसिटी क्या हो गया? चेंज हो गया इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी u टू v, तो आपका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा mv, ठीक है। अभी क्या बोला है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो आपका चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम, आपका फोर्स लगाया तो वेलोसिटी बढ़ेगा, इसलिए p2 माइनस p1, तो यहाँ पे क्या आएगा? mv माइनस mu, m कॉमन ले लो, v माइनस u, ठीक है। अभी ये चेंज इन मोमेंटम हो गया, बोल रहा रेट, रेट बोल दिया मतलब इसके नीचे क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा ना। मैंने आपको बोला रेट कभी भी वर्ड रहेगा किधर भी, उसका डिनोमिनेटर में क्या आएगा? टाइम आएगा। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हो गया? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, क्या आ जाएगा? चेंज इन मोमेंटम अपॉन, चेंज इन मोमेंटम क्या है आपका? m v माइनस u, रेट बोला है तो टाइम, एंड दिस रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? अप्लाइड फोर्स। फोर्स क्या है आपका? F है, ठीक है। फोर्स क्या है आपका? F है, ठीक है। अभी देखो ये आपका जो चेंज इन मोमेंटम है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? फोर्स है। अभी आपका जो ये टर्म है b माइनस यू बाई डी, ये क्या है? एक्सेलरेशन, हमने अभी पढ़ा था। तो m a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि v माइनस यू अपॉन t क्या है? आपका एक्सेलरेशन है, ठीक है। अभी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए आपको पता रहेगा कुछ कांस्टेंट लेते हैं,
तो मैं यहाँ पे कुछ कांस्टेंट लेता हूँ, उसको मैंने ले लिया KMA इक्वल टू फोर्स, ठीक है। और मैंने फिर नेक्स्ट लाइन में F इक्वल टू क्या लिख दिया, KMA, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट K है इसका वैल्यू 1 होता है, ये आपको डायरेक्टली दिया गया है, ठीक है। ओके, इसका प्रूफ आपको फ्यूचर में आप आगे बढ़ोगे 11 12 जगह वहाँ पे आपको दिया है फ्यूचर, इसका वैल्यू K इक्वल टू 1 कैसे आता है, बट अभी इसके लिए आपको डायरेक्टली दिया है। तो आपका फोर्स क्या हो गया, K1 हुआ तो फोर्स क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। मैंने आपको बताया फोर्स लगाओगे, यहाँ पे देखो आपका ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा था, ओके, ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है नॉर्मल, इस पे पीछे से आपने फोर्स लगाया तो उसका वेलोसिटी बढ़ गया ना, बट वेलोसिटी बढ़ गया मतलब क्या, एक्सेलरेशन हो गया। तो फोर्स लगाओगे मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। सो फोर्स इज व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये भी एक छोटा डेरिवेशन है, ये बेसिकली किससे है, आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है। ये शॉर्ट डेरिवेशन था, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है हमारा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलते हैं, कोई भी नेचर में कोई भी फोर्स अकेला एक्ट नहीं करता, दे एक्ट इन अ पेयर, मतलब एक फोर्स आपने अप्लाई किया तो दूसरा फोर्स भी एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल ये वॉल है, इस पे मैंने एक घुसा मारा तो मुझे भी एक फोर्स अपोजिट में फील होता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल में क्या दूंगा, आपका स्पेसशिप सुना रहेगा, जब भी लॉन्च होता है तो गैसेस एग्जॉर्ट करता है, तो गैसेस एग्जॉर्ट क्यों करता है, उस एग्जॉर्ट की वजह, गैस एग्जॉर्ट करने की वजह से क्या होता है, उसको एक पुशअप फील होता है स्पेसशिप को, उसकी वजह से वो क्या लॉन्च होता है, ठीक है। तो रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। थर्ड क्या है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है फोर्सेस एक्ट इन अ पेयर, मतलब हमेशा दो फोर्स एक्ट होते हैं, कभी भी फोर्स अलोन एक्ट नहीं करता। सो फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज इन इक्वल इन अपोजिट फोर्स, ओके, एंड बोथ द फोर्सेस एक्ट्स एट द सेम टाइम, ठीक है। सो इसका यही है, फोर्सेस एक्ट्स इन अ पेयर। अभी नेक्स्ट लास्ट लॉ में हमने फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ा था, ठीक है। तो रिएक्शन फोर्स, यदि ये फोर्स एक्शन फोर्स है तो रिएक्शन फोर्स का वैल्यू भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ओके। बट अभी ये फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा तो ये रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। अपना जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, मैं ये साइड चल रहा हूँ तो फ्रिक्शनल फोर्स मुझे रिवर्स में एक्ट करेगा, ये भी क्या है आपका एक्शन एंड रिएक्शन पेयर है, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, मैंने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में नहीं बताया। मास क्या होता है, केजी होता है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन, ठीक है। सीजीएस क्या होगा, मास ग्राम में होता है इस, और एक्सेलरेशन सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, 1 टाइम, ठीक है। तो ये फोर्स का यूनिट भी मैंने बता दिया आपको, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है मुझे बताना चाहिए, ठीक है। सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट एग्जांपल मैंने आपको स्पेसशिप का लॉन्चिंग दिया, फ्रिक्शनल फोर्स दिया, आप नॉर्मल एक वॉल पे अभी घुसा मारते हो तो आपको भी एक फोर्स फील होता है, जितना जोर से मारोगे उतना जोर से आपको लगेगा। सो फोर्सेस एक्ट इन अ पेयर, कभी भी अकेला फोर्स एक्ट नहीं होता, ठीक है। सो ये हो गया आपके न्यूटन्स के तीनों लॉ हो गए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।